चलो बात करते हैं मॉडर्न के 7 लेक्चर की। तो हमने रेडियस के बारे में पढ़ा था कि जो रेडियस होता है किसी भी शेल का वो होता है 0.529 n² जहाँ पर 0.529 को पूर्ण रेडियस बोलते हैं और जो वेलोसिटी होती है स्पीड होती है स्पीड वो 2.18 इंटू 10⁶ होती है z/। अब बात करते हैं कि और चीज़ों की, जैसे एरिया। अब एरिया क्या होता है ऑफ शेल या ऑर्बिट? ऑर्बिट का एरिया होता है आपके पास πr²। तो बेसिकली r² के प्रोपोर्शनल है, तो ये n4/z² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा एरिया के बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया एक चक्कर का 2πr, स्पीड हो गया v। तो प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं, रेडियस n²/z के प्रोपोर्शनल है और स्पीड z/n के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया n³ z²। ठीक है। और देखते हैं आपके पास करंट। तो करंट क्या होगा? एक चक्कर में ई चार्ज गुजरा टी टाइम में, तो चार्ज बाय टाइम। तो ये बेसिकली 1/t का प्रोपोर्शनल है। तो 1/t का प्रोपोर्शनल मतलब z²/n³ के प्रोपोर्शनल है। तो करंट जो है दैट्स प्रोपोर्शनल टू z²/n³। ठीक है। और बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1/t होती है। तो 1/t होगी तो t का इन्वर्स है, तो t इतना है, तो ये z²/n³ के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। और करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड क्या होता है बच्चों? v/r। v बराबर आर ओमेगा। तो v किसके प्रोपोर्शनल था? z/n के। और रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था? n² के। तो ये भी हो गया आपके पास z²/n³। वैसे ओमेगा 2π इंटू फ्रिक्वेंसी होता है, तो जो फ्रिक्वेंसी जिसके प्रोपोर्शनल होगी वो इसका प्रोपोर्शनल ही होगा। तो आपने देखा था फ्रिक्वेंसी भी z²/n³ है, ये भी z²/n³ है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन फ्रिक्वेंसी हो गया, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसको म्यू से दिखा देता हूँ, करंट इनटू एरिया होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोपोर्शनल है करंट। करंट किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? z²/n³ के। और एरिया किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? एरिया प्रोपोर्शनल है आपके पास, एरिया कहाँ निकाला अपन ने? ये रहा एरिया। एरिया होता है n4/z² इंटू n4/z²। ठीक है। तो बेसिकली z² कट गया, तो म्यू जो होता है वो प्रोपोर्शनल हो गया केवल n के। तो मैग्नेटिक मूवमेंट केवल n के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है। तो ये कुछ प्रोपोर्शनलिटीज़ हैं। ठीक है। अब इन पे हम सवाल करते हैं। ठीक है। अब मान लो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हीलियम टू सेकंड शेल ऑफ लिथियम। ठीक है। मैं छोटी सी बताना भूल गया आपसे कि पता क्या है, एक छोटी सी चीज़ पहले बोलनी थी, गलती से भूल गया। ये जो बोर्स मॉडल है इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। हम देखो केवल एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कोई फोर्स नहीं लेते। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स होंगे, एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। हम केवल एक ही फोर्स लेते हैं। तो हमारा जो बोर्स मॉडल है केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड का मतलब हमारे वैलिड हाइड्रोजन के लिए हीलियम प्लस होना चाहिए। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, हीलियम का सिंगल है। ऐसे लिथियम में 2+ होना चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम का क्या होता है? बेरिलियम। आई थिंक बेरिलियम में क्या होगा? 3+ होगा। ठीक है। तो ये हमारा जो बोर्स मॉडल है केवल इन्हीं पे लगता है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने रेशियो पूछा तो He+ और Li2+ का पूछा। चलो फिर, तो मेरे से रेडियस पूछा गया है n बराबर 3 ऑफ He+ और दूसरा n बराबर 2 ऑफ Li2+। इनका रेशियो पूछा। अब मुझे पता है कि रेडियस है प्रोपोर्शनल टू n²/z होता है। ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा आपके पास वो कितना होगा रेशियो बच्चों? n बराबर 3 ऑफ He+। तो n बराबर 3 ऑफ He+, तो n²/z। तो n²/z मतलब क्या हो गया? n की जगह 3, n² बाय z, और z की जगह कितना बच्चों?
Z की जगह आपके पास आ गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम 2। अब बात करते हैं n बराबर 2 ऑफ Li2+, तो n की जगह 2 और हाइड्रोजन लिथियम, लिथियम की जगह 3। ठीक है, तो n²/z हो गया। तो ये आपके पास हो गया 9/2 इंटू ये 3 ऊपर आ गया 3/4, तो ये आ गया 27/8। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ n/3 ऑफ हाइड्रोजन, n बराबर 2 ऑफ हाइड्रोजन लिथियम 2+। सिंपल है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2πr/v, ये प्रोपोर्शनल होता है रेडियस n²/z, और वेलोसिटी होता है z/n। तो ये प्रोपोर्शनल था n³/z² के। ठीक है, कंफर्म कर लें एक बारी, कंफर्म कर लेते हैं। तो पिछले पेज पे जाते हैं, तो टाइम पीरियड n³/z², यहाँ पे टाइम पीरियड जो है n³/z² है। ठीक है, मैं देख रहा था कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक है भाई, अब हमको इनका रेशियो चाहिए, तो हमको टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए n बराबर 3 ऑफ हाइड्रोजन एंड n बराबर 2 ऑफ Li2+। ठीक है भाई, अब टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है, किसका होता है बच्चों, प्रोपोर्शनल n³/z²। ठीक है, अब n³/z² हो गया, तो हम क्या करते हैं इसका n³/z², तो पहले हो जाएगा 3³ बाय हाइड्रोजन है ना, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 2³ बाय लिथियम 2+ है, तो हाइड्रोजन है लिथियम, लिथियम 3 होता है, Z3 होगा तो 3²। तो ये आपका बेसिकली हो गया 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 5/2 की पावर क्यूब, 3 की पावर 5 होगी आपके पास, भगवान जाने क्या होता है, आई थिंक इट्स 243 डिवाइड बाय 2 का क्यूब 8। तो ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, इज इट ऑल राइट, ऑल राइट ही होगा। चलो भाई, अब बात करते हैं हम एनर्जी की। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ शेल्स। तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दो होती हैं, एक काइनेटिक है पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपके पास, को यू से दिखाते हैं, वो होती है k(Q1Q2/r). इसको हम लिख देते हैं -kZe²/r² ठीक है ना, एक आर से डिवाइड कर दिया, एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बेसिकली क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि mv²/r बैलेंस करता है इंटू आर। ठीक है, नहीं, ठीक है ना, ये हो गया -mv²। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि ये mv² जो है वो बेसिकली क्या है, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सही है। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, टोटल एनर्जी आपके पास होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक -2 टाइम्स काइनेटिक यानी कि -2 काइनेटिक। इसका मतलब क्या है कि जो काइनेटिक होती है उसका नेगेटिव टोटल होती है, और मतलब काइनेटिक का नेगेटिव टोटल है ना, एंड टोटल का डबल इज पोटेंशियल। मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक मान लो 10 है, तो टोटल एनर्जी या एनर्जी -10 होगी, पोटेंशियल -20 होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आती है आपके पास, हाँ, कितनी थी बच्चों, हाफ mv²। मास इलेक्ट्रॉन का है, और v होता है मेरे ख्याल से 3.18 इंटू, नहीं 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी आ जाती है वो ये जूल में आ जाएगी, जो भी ये कन्वर्ट करके आ जाती है एनर्जी 13.6 Z²/n²। अब आप Z और n रखते हो, आंसर आ जाएगी। टोटल एनर्जी आ जाएगी इसकी नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल। ठीक है, सही है। और डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ 2 शेल्स, किन्हीं 2 शेल्स के एनर्जी का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा ई बराबर 13.6, मैं दोबारा लिख देता हूँ, डेल्टा ई जो होगा वो होगा 13.6
जेड स्क्वायर 1/n छोटू स्क्वायर माइनस 1/n बड़ू स्क्वायर। एक्चुअली जैसे मान लो एक छोटू है एक बड़ू है, ये 1/n छोटू स्क्वायर एनर्जी होती है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये होती है ना। तो एन छोटू 1/n छोटू बड़ा होगा, 1/n बड़ू छोटा होगा, तो ये डिफरेंस होता है एनर्जी शेल का। तो हम बड़े में छोटी एनर्जी घटा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अच्छा अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे कि मान लो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जितना एन बड़ा होगा, फॉर लार्जर एन एनर्जी इज मोर, एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सोचो एक्चुअली एन बढ़ने से ये वैल्यू कम होगी, लेकिन नेगेटिव में कम होगी ना। -10 से -5 5 जूल बड़ा है, -5 जूल से -2 3 जूल बड़ा है, समझ बात, एनर्जी बढ़ेगी बेसिक। अब इसमें फंडा ये होता है कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन एक ऊपर के शेल में जाता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी के शेल में, तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, और अगर नीचे के शेल में जाता है तो एनर्जी घटती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि सपोज मान लो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि what is energy required to be given to hydrogen या helium electron He plus electron from n बराबर 1 to n बराबर 3, 1 से 3 तक ले जाने में या n बराबर 2 कर देते हैं, एक हीलियम के इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि जो डेल्टा ये होता है वो होता है 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है, और इनटू, बस एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सारी एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ एक्चुअली सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। क्वेश्चन ये है, आप वैल्यूज रख के भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी आएगी कि व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू He प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 2, n बराबर 1 से n बराबर 2 तो जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। 13/13.6 जेड स्क्वायर एन छोटू स्क्वायर माइनस एन बड़ू स्क्वायर, तो ये हो गया 13.6 जेड की जगह आपके पास हीलियम है तो 2 आ गया, छोटा आ गया 1, बड़ा आ गया 2। 13.6 इंटू 4, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 13.6 इंटू 3, अभी कितना हो गया 6 3 18, 1 6 3 3 6 18, 1 3 3 9 1 10, 1 4, कितना होगा भाई, पॉइंट यहाँ आएगा 40.8 आई थिंक, इतना होना चाहिए। तो इतनी एनर्जी दी गई। अब सोचने की बात यह है कि देखो सिंपल सी बात, कोई भी चीज़ मान लो जैसे n बराबर 1 से n बराबर 2 गई, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, है ना, और वापस आएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, और अगर नीचे आ रहा है तो कह रहा है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगी। फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला वही होगा, बस अगर ऊपर जाएगा तो उतनी एनर्जी आपको अलग से देनी पड़ेगी, और नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देगा, ठीक है, सिंपल है। अब मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि, मान लो क्वेश्चन पूछे, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, पेज नंबर 6, ठीक। मान लो क्वेश्चन ये है कि इफ n बराबर 3 टू n बराबर 1 an electron of H, what's wavelength of photon released। अगर 3 से 1 तक एक इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का, तो कितनी वेवलेंथ रिलीज हुई। तो पहले हम देखते हैं एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो जो एनर्जी रिलीज होगी होगी 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऊपर से नीचे है तो एनर्जी रिलीज होगी 1/n छोटू स्क्वायर माइनस 1/n बड़ू स्क्वायर, ठीक है। 13.6 जेड कितना है, हाइड्रोजन है तो 1, छोटू 1 है, बड़ू 3 है, ठीक है। 13.6 इंटू 1 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा 8/9, ठीक है। तो 13.6 इंटू 8/9, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास कितना आ गया, ये है 13.6 इंटू 8/9, 13.6 इंटू 8 डिवाइड बाई 9, तो आ गया मैं 12.08, ठीक है, 12.0888, लगभग लगभग 12.08, मतलब 12.1 मान लेते हैं, लगभग नहीं 12.09 मान लेते हैं, 12.1 मान लेते हैं ऑलमोस्ट,
ये चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो भी है ना। अब करते क्या है कि अब इतनी एनर्जी निकली तो उसका एक फोटोन निकला होगा। अब उस फोटोन की एनर्जी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है भाई, 13.6 इंटू 8 बना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे पता है एनर्जी इतनी है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना हो गया बच्चों, 12400 इंटू 9 डिवाइड बाई 13.6 इंटू 8, इतना हो गया। हमको निकालना है कि ये लैम्डा कितना होगा, तो लेट्स कैलकुलेट लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा हो गया मेरे पास 12400 इंटू 9, ठीक है, डिवाइड बाय 13.6 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया 1025.73, तो लगभग लगभग 1026। तो इतने एंगस्ट्रॉम या फिर 102.6 नैनोमीटर का इस केस में एक लैम्डा निकल जाएगा। सिमिलरली इसको अगर 3 से 1 की जगह 1 से 3 जाना होता तो इतने फोटोन का वेवलेंथ उसको देना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ओके, चलो अब क्या करते हैं कि मान लो कि कोई छोटू से बड़े तक जा रहा है, तो डेल्टा ई उनका एनर्जी है और उस एनर्जी का एक फोटोन इन्वॉल्व होगा। उस फोटोन का मान लो वेवलेंथ लैम्डा है तो उसकी एनर्जी होगी h बाई लैम्डा, और ये होगी 13.6 है ना इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n छोटू स्क्वायर माइनस n बड़ू स्क्वायर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जूल में इंटू ई जूल हो जाएगा। यहाँ से 1 बाय लैम्डा आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाय एच सी, ऊपर ई भी आ जाएगा। ठीक है, 1/n छोटू स्क्वायर माइनस n बड़ू स्क्वायर। ठीक है, अगर आप जेड स्क्वायर को छोड़कर 13.6 ई बाय सी करो तो ये चीज़ आती है, इसको बोलते हैं आर। आर जो होता है इसको बोलता है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू लगभग लगभग 1.1 में 10⁻7 होती है पर मीटर। एक्चुअली ये 1 बाय लैम्डा है तो पर मीटर हो गया, तो ये जो आंसर आता है पर मीटर में आता है, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इससे आप 1 बाय लैम्डा निकाल सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, लैम्डा निकालोगे तो फिर उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा जब भी वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और उसको 1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर में कर दो या 12400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कर दो। ठीक है, तो अब हम एक लेक्चर, इस लेक्चर में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आखिरी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ n बराबर 1 ऑफ हीलियम is considered to have zero potential energy, then what is potential kinetic and total energy of n बराबर 2 of helium। हीलियम के n बराबर 1 को मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लिया। अब ध्यान रखना, हमने पोटेंशियल एनर्जी माना के Q1 Q2 बाय R। ठीक है, तो Q1 ZE था और Q2 माइनस ही था, ZE न्यूक्लियस का और माइनस इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये फॉर्मूला तब होता है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला तब होता है जब इन्फिनिटी को जीरो मानते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि n बराबर 1 को जीरो मान लो पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि आप पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी जीरो मान सकते हो। एक्चुअली बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन भी नहीं होती, हमेशा जो डिफाइन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो डेल्टा पी ई इज कांस्टेंट, जो कि नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, डेल्टा पी सेम होता है। जैसे कि मान लो सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लो ये इससे 2 मीटर ऊपर है। अब मान लो ये फर्श से 3 मीटर ऊपर है। मान लो आप इसको जीरो मानोगे तो ये एम जी इंटू 3 हो गया, ये एम जी इंटू 5 हो गया एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, एम जी इंटू 2। नहीं, अब आप रेफरेंस को अगर इसके 2 मीटर और नीचे मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इसको रेफरेंस माना तो ये क्या होगा, एम जी इंटू 5, और ये कितना होगा, एम जी इंटू 7। समझ रहे मेरी बात, तो भी तो डिफरेंस एम जी 2 ही रहेगा। एक्चुअली आपने कहा रेफरेंस माना, इससे वैल्यू में फर्क पड़ सकता है, डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस हमेशा एम जी इंटू 2 ही रहेगा। ठीक है, अब सोचना, मेरी बात समझना, वैसे क्या होता है
कि हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो मैं दोबारा। क्वेश्चन ये है कि n बराबर 1 ऑफ हीलियम की पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 मानी। अब देखो हम बात करते हैं n बराबर 1 हीलियम की काइनेटिक एनर्जी होगी 13.6 Z²/n²। हीलियम है तो n फर्स्ट एल के तो n तो 1 हो गया, Z2 हो गया हाइड्रोजन हीलियम है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 13.6 इंटू 4, तो 13 4 52, 6 4 24, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई इफ आई एम राइट। 4 6 24, 2 4 3 12 to 14, हाँ ठीक। अब टोटल एनर्जी क्या होगी -54.4, इसका जस्ट नेगेटिव, और पोटेंशियल जो होती है स्पीड डबल होती है तो -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि n बराबर 1 की पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लेते हैं। तो n बराबर 1 की पोटेंशियल 0 मानने का मतलब क्या हुआ कि हमने इस चीज को 0 मान लिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, n बराबर 1 पे पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बढ़ा दी, तभी तो -108.8 की 0 हो गई। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी 108.8 बढ़ा दी। अब मेरी बात समझना, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक जगह कुछ बढ़ेगी तो हर जगह उतनी बढ़ेगी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एवरीवेयर। तुम बोलोगे कैसे, मैं बोलूँगा सोचो। देखो मान लो ये mg3 mg5 हो गया, आपने रेफरेंस 2 लेवल नीचे ले लिया तो mg5 mg7 हो गया, तो यहाँ भी mg इंटू 2 का फर्क आया, यहाँ भी mg इंटू 2 का फर्क आया। एक्चुअली देखो दो चीज़ों का डिफरेंस सेम ही रहेगा, डिफरेंस इन दोनों का mg2 ही रहेगा, और डिफरेंस सेम कब रहेगा, जब दोनों चीज़ बराबर बढ़े। तो सोचो ना, जैसे मान लो एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 12 साल का, उनका डिफरेंस हमेशा 2 क्यों रहता है, क्योंकि वो 11 वो 13, वो 12 वो 14, वो 13 वो 15, दोनों बराबर बढ़ते हैं। तो अगर दोनों चीज़ बराबर बढ़ेंगी है ना, तो उनका डिफरेंस सेम रहेगा। तो अगर एक जगह पोटेंशियल एनर्जी 108.8 बढ़ गई तो दूसरी जगह पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं n बराबर 2 पर। चलो भाई, तो n बराबर 2 पर क्या था बच्चों, लेट्स सी व्हाट वाज देयर एट n बराबर 2। ठीक है, पेज नंबर 7 8 9। ठीक है, अब n बराबर 2 पे जो काइनेटिक थी वो थी 13.6 Z²/n²। Z भी 2 है, n भी 2 है, तो 13.6 थी। टोटल एनर्जी E से दिखा लेते हैं, -13.6, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -27.2, इसका डबल। अब ध्यान रखना, आपने पोटेंशियल एनर्जी बदली, उससे काइनेटिक में कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो काइनेटिक अभी भी 13.6 ही रहेगी। पोटेंशियल बढ़ जाएगी कितनी, 108.8, तो पोटेंशियल कितनी होगी -27.2 प्लस 108.8। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 108.8, ठीक है ना, 108.8 माइनस 27.2, तो ये हो गया 81.6, ये हो गया 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, तो काइनेटिक होगी 13.6, पोटेंशियल होगी 81.6, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 13.6 प्लस 81.6 होगी 95.2। आई होप आई एम राइट। ठीक है, या ऐसा ऐसा हो सकता हो कि देखो जितनी पोटेंशियल बढ़ेगी उतनी ही टोटल बढ़ेगी। नहीं, अरे भाई काइनेटिक तो बढ़ी नहीं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि ई डैश जो होगी वो पुराना प्लस जितनी पोटेंशियल बढ़ी, तो पुरानी एनर्जी कितनी थी 13.6 माइनस की, ठीक है, प्लस 108.8, तो इसको अगर हम करें तो 108.8 माइनस 13.6, तो भी 95.2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जितना एक जगह पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल हर जगह बढ़ेगा, काइनेटिक सेम रहेगी, और उतना ही टोटल हर जगह बढ़ेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल बढ़ेगा वही टोटल बढ़ेगा, काइनेटिक सेम ही। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।